नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां गुस्से में है गजराज, झारखंड में 4 लोगों को मार डाला, 3 घायल। झारखंड में गजराज गुस्से में है, इनके आतंक से लोगों में दहशत है। गुमला और सिमडेगा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इनके हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 ग्रामीण घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके साथ ही आर्थिक सहायता दी गई। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के बरडी और देवगांव चापाटोली गांव में हाथियों ने 2 लोगों को पटक कर मार डाला, जबकि 3 ग्रामीण घायल हो गए। मृतकों में देवगांव चापाटोली निवासी क्रिस्टोफर इक्का और तेतराटोली निवासी हिमावती देवी शामिल है। घायलों में बारडी निवासी इमला बा और उसकी पत्नी कलरा बा और देवगांव चापाटोली निवासी अजय मिंज शामिल है। सिमडेगा जिले के बानो में हाथी ने एक महिला समेत 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। पहली घटना महुआबांग थाना क्षेत्र के बुरईरुगड़ी डेबोटोली गांव की है। घर के बाहर रात में सोए विकास सोहदार को हाथियों ने रौंद कर मार डाला। घटना की जानकारी सुबह परिजनों और ग्रामीणों को हुई। वार्ड सदस्य संदीप सामद और बिड़ाईरुगड़ी मुखिया हेलना कुंडलना को भी दी गई। इसके बाद थाना और वन विभाग को सूचना दी गई। मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता राशि के रूप में 10,000 रुपया दिए गए। सिमडेगा की दूसरी घटना बानो थाना क्षेत्र की पुबड़ा पंचायत के जमांग गांव की है, जहां हाथी ने 45 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला। महिला की पहचान सिवरिया लुगुन के रूप में हुई है। मृतका सुबह महुआ चुनने के लिए गई थी। इस बीच महिला का हाथी से आमना सामना हो गया और हाथी ने कुचलकर मार डाला। अगली खबर देखिए, रांची से है, जहां 2 प्लेसमेंट एजेंसी की बैंक गारंटी जांच के लिए दिल्ली भेजी गई। राज्य में खुदरा शराब की बिक्री के लिए चयनित 2 प्लेसमेंट एजेंसी की बैंक गारंटी को लेकर जमा कागजात को जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद को इस संबंध में शिकायत मिली थी। विभाग के मंत्री के निर्देश के बाद इसकी जांच शुरू की गई। दोनों प्लेसमेंट एजेंसी ने दिल्ली के बैंक से तैयार कागजात को बैंक गारंटी के रूप में जमा किया है। विभाग के मंत्री ने इस संबंध में 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि श्री प्रसाद के निर्देश के बाद विभाग की ओर से एजेंसी द्वारा जमा सभी कागजात संबंधित बैंक को भेजा गया है। बैंक को इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। विभाग को इस बात की शिकायत मिली है कि इन दोनों एजेंसी द्वारा जमा बैंक गारंटी फर्जी है। जांच के बाद एजेंसी पर प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि बैंक गारंटी को लेकर शिकायत मिली थी, इसकी जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां धनबाद में फिर चली धाए धाए गोली, एक घायल, वर्चस्व को लेकर भिड़े 2 गुट। धनबाद में कोयला को लेकर फिर गोलीबारी हुई है। इस घटना में एक की घायल होने की सूचना है। घटना जिले के ईस्ट बसुरिया ओपी और गोंदुडी सीमा क्षेत्र के पास की है। दरअसल गुरुवार की देर रात वर्चस्व को लेकर कोयला तस्करों और मजदूरों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। वारदात के बाद फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धनबाद के ईस्ट बसुरिया और गोंदुडी ओपी क्षेत्र में लंबे समय से कोयला तस्करी और अवैध धंधा चल रहा है। इस इलाके में वर्चस्व को लेकर अक्सर 2 गुटों के बीच संघर्ष होता रहता है। गुरुवार की देर रात भी यही हुआ, जिसमें ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के कोंडलाप स्थित पासवान बस्ती का रहने वाला ललन पासवान को गोली लगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही ईस्ट बसुरिया ओपी पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल से पूछताछ की। ललन ने पुलिस को बताया है कि कोयला कारोबार को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। इस रंजिश में हम लोगों पर हमला किया गया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर जाकर मामले की छानबीन कर रही है। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां मानगो की सड़कों पर कूड़ा फेंका तो लगेगा इतना जुर्माना। मानगो की सड़कों पर अब कूड़ा कचरा फेंका तो जुर्माना भरने के लिए तैयार रही। मानगो नगर निगम क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम ने सख्त कदम उठाते हुए सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकने वालों पर 5,000 रुपया तक का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। मानगो के ज्यादातर दुकानदार सब्जियां एवं फल को रोड पर ही फेंक दे रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त अरविंद प्रसाद अग्रवाल, आकिब जावेद ने सिटी मैनेजर निर्मल कुमार को कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मानगो नगर निगम के ज्यादातर दुकानदार बची हुई सब्जियों एवं फल को डस्टबिन की बजाय रोड पर फेंक दे रहे हैं। औचक निरीक्षण के दौरान मानगो नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त अरविंद प्रसाद अग्रवाल, आकिब जावेद, नगर मिशन प्रबंधक निर्मल ने पाया कि कई जगहों पर दुकानदारों ने रोड पर ही कचरा फैला रखा है। इस दौरान दुकानदारों को बताया गया कि गंदगी करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस दौरान मौके पर दुकानदारों से सब्जी उठाकर डस्टबिन में डलवाया गया। सभी को भविष्य में कचरा रोड पर नहीं फेंकने की चेतावनी दी गई। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 70,000 जुर्माना। बासुकी हत्याकांड में 14 साल बाद आया फैसला।
डेढ़ दशक पुराने हत्या मामले में देवघर की अदालत ने दोषी सुनील दास को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने 70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बासुकी दास का सिर काटकर प्लास्टिक के बोरे में भरकर हथदिया पुल के पास फेंक दिया गया था। इसके बाद इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश साइबर क्राइम अशोक कुमार की अदालत ने सेशन ट्रायल नंबर 246/2010 सरकार बनाम सुनील दास मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त सुनील दास उर्फ अजय दास उर्फ सोनू को हत्या का दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई। क्या है 2010 का मामला? सजायाफ्ता देवघर नगर थाना क्षेत्र के धनगौर बामपास टाउन का रहने वाला है। उसके खिलाफ नगर थाने में 10 जुलाई 2010 को तत्कालीन थाना प्रभारी अंजनी कुमार तिवारी के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद केस का अनुसंधान अवर निरीक्षक इंद्रदेव राम ने किया और आरोप पत्र समर्पित किया। एफआईआर अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ। बाद में अभियुक्त सुनील दास के नाम का खुलासा हुआ। हथदिया पुल के पास बोरे से सिर कटा सब बरामद हुआ था, जिसकी पहचान बासुकी दास के रूप में की गई थी। मृतक की पत्नी ने इसकी पहचान की, जो अभियुक्त के रिश्ते में मामा लगता था। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, सरकार ने जारी किया निर्देश। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में फीस निर्धारित करने के लिए 2 कमेटी का गठन किया है। एक कमेटी विद्यालय स्तर पर बनेगी, जबकि दूसरी कमेटी जिला स्तर पर। झारखंड के निजी स्कूलों के शुल्क निर्धारण को लेकर स्कूल और जिला स्तर पर कमेटी का गठन होगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के आलोक में शुल्क समिति का गठन करने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी जानकारी देने को कहा गया है। गठित कमेटी ही करेगी फीस बढ़ोतरी के कारणों पर विचार। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप शुल्क निर्धारण को लेकर पहले विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष इसका प्रस्ताव रखना होता है। कमेटी फीस वृद्धि के विभिन्न कारणों पर विचार करेगी। इसमें विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा, प्रशासन और रखरखाव पर होने वाले खर्च, शिक्षक और कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, विद्यालय की कुल आय में से विद्यार्थियों पर होने वाले खर्च, शिक्षा के विकास और विद्यालय के स्तर के लिए आवश्यक राजस्व समेत अन्य आवश्यक कारक को ध्यान में रखने का प्रावधान है। समिति प्रस्ताव शुल्क की संरचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर फीस की मंजूरी देगी। विद्यालय की कमेटी में अभिभावक और शिक्षक रहेंगे। विद्यालय स्तर पर शुल्क निर्धारण के लिए गठित कमेटी में बच्चों के अभिभावक के साथ शिक्षक भी शामिल होंगे। प्रावधान के अनुरूप निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि कमेटी के अध्यक्ष होंगे। विद्यालय के प्राचार्य, सचिव, विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत 3 शिक्षक व शिक्षक संघ द्वारा नामित 4 माता पिता इसके सदस्य होंगे। विद्यालय प्रबंधन को फीस निर्धारण के एजेंडा और बैठक की जानकारी 1 सप्ताह पहले देना होगा। विद्यालय समिति अगर तय समय में शुल्क निर्धारण में विफल रहता है तो प्रबंधन ये प्रस्ताव जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष रखेगा। विद्यालय में अगर पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक फीस बढ़ोतरी की जाती है तो भी इसको जिला कमेटी को भेजा जाएगा। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित होगी कमेटी। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, निजी विद्यालय के 2 प्राचार्य, संबंधित क्षेत्र के सांसद और विधायक, 2 अभिभावक और 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल होंगे। विद्यालय अगर जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होगा तो प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगली खबर देखिए, जो आदिवासी मूलवासी मंच के सदस्यों की रांची डीसी से मुलाकात, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरहुल मनाने पर चर्चा। आदिवासी मूलवासी मंच के सदस्यों ने आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात की। मंच के सदस्यों ने उन्हें 5 अप्रैल 2025 को आयोजित सरहुल मिलन समारोह के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान पर्व के सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने आश्वस्त किया है कि जिला प्रशासन हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक अखाड़े के जुलूस प्रभारी और महिला पुरुष वॉलंटियर्स की सूची साझा करने का प्रयास किया जाए। इन सभी को जिला प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित समन्वय संभव हो सके। अगली खबर देखिए, जो आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने इलाके में लाभुकों के सत्यापन में तेजी लाए, बोले रांची डीसी। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज मैया सम्मान योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का धरातल पर प्रभावशाली क्रियान्वयन संपूर्ण जिला प्रशासन का दायित्व है। लाभुकों के बीच योजना को लेकर सकारात्मक फीडबैक जाए, इसे जिला प्रशासन की टीम को सुनिश्चित करना होगा। जिन लाभुकों के खाते में समान राशि नहीं आई है उन्हें बताया कि सत्यापन के बाद सभी योग्य लाभुकों को योजना का लाभ मिलेगा। ये बातें रांची डीसी ने आज औचक रूप से वार्ड संख्या 2 हतमान भट्टा उप टोला रांची में मैया सम्मान योजना का सत्यापन देखने पहुंचने के दौरान कही। उपायुक्त ने आंगनबाड़ी सेविका को निर्देश देते हुए कहा कि लाभुकों के सत्यापन पर फोकस करें एवं सभी आंगनबाड़ी सेविका अपने अपने क्षेत्र में लाभुकों के सत्यापन का कार्य करें। उपायुक्त द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सत्यापन फॉर्म का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अगली खबर देखिए, जो केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता के श्रद्धा क्रम में शामिल हुए सुदेश महतो।
पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने आज भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दिवंगत पिता स्वर्गीय देवेंद्र प्रधान के श्रद्धा क्रम में शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय देवेंद्र प्रधान का राजनीतिक सामाजिक जीवन अनुकरणीय रहा है और ओडिशा की जनता में वो बेहद लोकप्रिय रहे हैं। अगली खबर देखिए, जहां गौतम अडानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात पूंजी निवेश व राज्य में औद्योगिक विकास पर कर रहे हैं बात। अडवाणी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे बड़े औद्योगिक घराने के प्रमुख गौतम अडानी आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। विशेष विमान से रांची पहुंचे गौतम अडानी लगभग 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। अभी उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात जारी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अडानी मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य में औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश व अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आए हैं। हालांकि पिछले दिनों प्रदीप यादव के सवाल गोड्डा में पावर प्लांट को लेकर राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अडानी ग्रुप के साथ हुए समझौते की शर्तों को देखेगी।